जय हिंद जय भारत विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति फ्रॉम प्रवीण एजुकेशन ग्रुप। मैं आपके लिए लेके आया हूं अध्याय 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम की ऑडियो बुक अर्थात आप जानते हो बड़े अच्छे तरीके से कि कोई व्यक्ति होता है जो आपके कानों में बड़ी मीठी सी मधुर सी आवाज़ डालता है और उस आवाज़ के सहारे आप अपनी किताब के किसी अध्याय को चंद मिनटों के अंदर ही रिवीजन कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपके लिए ये अध्यायवार ऑडियो बुक लेके आया हूँ। और इस ऑडियो बुक को बनाने में हमें थोड़ी तो मेहनत जाती ही है, तो उस मेहनत के प्रति आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये आपके लिए निःशुल्क है। मात्र एक सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट में लिख देना है आपको ये ऑडियो बुक कैसी लग रही है, किस तरह की है कि इसमें कमियां निकाल सकते हो। अगर आपको कोई कमी दिखे तो भी लिखिए, हम उसमें सुधारा करेंगे विद्यार्थी मित्रों। और कुछ अच्छा ही बने तो वो भी लिख दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं अध्याय 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों यानी प्रोसेस का विकास किया जाता है। डबल रोटी, शराब इत्यादि सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न प्रक्रमों से बनते हैं। यह भी एक आधार से जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम है। वर्तमान समय में सीमित अर्थ में जैव प्रौद्योगिकी को देखा जाए तो इनमें वे प्रक्रम आते हैं जिनमें आनुवांशिकता रूपांतरित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों का उपयोग उपर्युक्त पदार्थों को अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। आगे चलकर अनेक प्रक्रमों तकनीकों का समावेश जैव प्रौद्योगिकी में किया गया है। उदाहरणार्थ पात्रे, इन विट्रो निषेचन द्वारा परखनली शिशु का निर्माण, जीन संश्लेषण एवं उपयोग, डीएनए टीका का निर्माण या दोष युक्त जीन का सुधार, ये सभी जैव प्रौद्योगिकी के ही भाग है। यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ यानी EFB द्वारा जो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी गई है उनमें दोनों परंपरागत विचार व आधुनिक आणविक जैव प्रौद्योगिकी का समावेश है। EFB द्वारा दी गई परिभाषा निम्नवत है: नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिका व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन। 9.1 यानी 9.1 जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में निम्न दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। ये है क आनुवांशिक इंजीनियरिंग। इस तकनीक का आनुवांशिक पदार्थों डीएनए या आरएनए के रसायन में करके इसे परपोषी जीवों यानी होस्ट ऑर्गेनिज्मों में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी यानी फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं। ख जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणु रहित, सूक्ष्म जीव संदूषण रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों यानी सुकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक, टीके, एंजाइमों आदि का निर्माण किया जाता है। अब आनुवांशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के संकल्पनात्मक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। संभवतः आप अलैंगिक जनन यानी रिप्रोडक्शन की अपेक्षा लैंगिक जनन के फायदे के बारे में जानते हैं। अलैंगिक जनन आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित रखता है, जबकि लैंगिक जनन द्वारा विभिन्नता व विशिष्ट आनुवांशिक व्यवस्था के संयोजन से प्रतिपादन का अवसर मिलता है जो जीव या आबादी हेतु लाभकारी हो सकता है। जैव जनन से विभिन्नता उत्पन्न होती है। परंपरागत संकरण की विधियां जो पौधों एवं जंतुओं के जनन में उपयोगी है, इनके द्वारा वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश व गुणन भी हो जाता है। उपर्युक्त कमियों को दूर करने हेतु आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों में जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्युगज डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है, जिससे बिना अवांछित जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन को चुने हुए जीवों में स्थानांतरित करते हैं। क्या आप जानते हैं विजातीय यानी एलियन जीवों में किसी प्रकार से स्थानांतरित किए हुए डीएनए खंड का क्या भविष्य है? संभवतः डीएनए जीव की संतति कोशिकाओं में स्वयं गुणित नहीं हो पाएगा, किंतु जब यह डीएनए आदाता यानी ग्राही के जीनोम में जुड़ जाता है तब वह गुणित होकर परपोषी डीएनए के साथ वंशागत हो जाता है। यह विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का अंग हो जाता है जिसमें प्रतिकृति करने की क्षमता होती है।
एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है जिसे प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन का उत्पत्ति कहते हैं, जो प्रतिकृति के लिए उत्तरदायी है। किसी भी जीव में किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु इसे गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है, जिसमें एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है जिसे प्रतिकृति का मूल यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इस प्रकार एक विजातीय डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ा रहता है ताकि डीएनए का विजातीय खंड परपोषी जीव में स्वयं प्रतिकृति व गुणित हो सके। इसे क्लोनिंग भी कह सकते हैं या किसी टेम्पलेट डीएनए की समान गुणित संरचना का निर्माण कह सकते हैं। अब एक कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफोनेरियम के सहज प्लाज्मिड या गोलाकार गुणसूत्र बाय डीएनए जो स्वतः प्रतिकृति करता है में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूट लेखन जीन के टुकड़े से हो सका था। स्टेनले कोहेन व हर्बर्ट बॉयर ने 1972 यानी 1972 में उपर्युक्त कार्य प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया, जिनमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था। आणविक कैंची कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज से डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो सका। कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है। ये प्लाज्मिड डीएनए संवाहक यानी वेक्टर की तरह कार्य करता है जो इससे जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है। संभवतः आप जानते हो कि मच्छर कीट संवाहक के रूप में मलेरिया परजीवी को मनुष्य में स्थानांतरित करता है। ठीक उसी तरह से प्लाज्मिड को संवाहक के रूप में प्रयोग कर विजातीय डीएनए के खंड को परपोषी जीवों में पहुंचाया जाता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है, जो डीएनए अणु के कटे हुए भाग पर कार्य कर उसके किनारों को जोड़ने का काम करता है। इस संयोजन से पात्र यानी इन विट्रो नए गोलाकार स्वतः प्रतिकृति बनाने वाले डीएनए का निर्माण होता है, जिसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। जब यह डीएनए एश्चेरिकिया कोलाई यानी ई कोलाई एक जीवाणु जो साल्मोनेला से काफ़ी मिलता जुलता है में स्थानांतरित किया जाता है, तो यह नए परपोषी से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर अनेक प्रतिकृतियां बना लेता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की प्रति का ई कोलाई का गुणन ई कोलाई में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग कहलाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीव के आनुवंशिक रूपांतर के मूलभूत 3 चरण है। क वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान। ख चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण। ग स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना। 9.2 पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। हम पूर्व वर्णित चर्चा से जान चुके हैं कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग या पुनर्योगज डीएनए तकनीक तभी संपादित हो सकती जब हमारे पास तकनीकी साधन जैसे प्रतिबंधन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, संवाहक व परपोषी जीव हो। अब इनमें से कुछ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। 9.2.1 यानी 9.2.1 प्रतिबंधन एंजाइम। वर्ष 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए जो ई कोलाई में जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरिया फेज की वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें एक डीएनए में मिथिल समूह को जोड़ती है जबकि दूसरा डीएनए को काटता है। बाद वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहा गया। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस HIND2 जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड विशिष्ट क्रम पर निर्भर है, ये 5 वर्ष बाद पृथक किया गया और पहचाना गया। ऐसा पाया गया कि HIND2 डीएनए अणु को उस विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां पर 6 क्षारक युग्मों बेस पेयर का एक विशेष अनुक्रम होता है। इस विशेष क्षारक अनुक्रम को HIND2 को पहचान अनुक्रम कहते हैं। HIND2 के अलावा आज 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों के बारे में जानकारी है जो जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों यानी स्ट्रेन्स से पृथक किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न पहचान अनुक्रमों को पहचानते हैं। इन एंजाइमों के नामकरण में परंपरानुसार नाम का पहला शब्द वंश तथा दूसरा एवं तीसरा शब्द प्राक केंद्रीय कोशिकाओं की जाति से लिया गया है जिनसे ये पृथक किए गए थे, जैसे EcoR1 मतलब EcoRI, एशेरिचिया कोलाई RY। 13 EcoR1 में वर्ण R प्रभेद के नाम से लिया गया है। नाम के बाद रोमन अंक उस क्रम को दर्शाते हैं जिसको जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम पृथक किए गए थे। प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लिएजेज कहलाने वाले एंजाइमों के बड़े वर्ग में आते हैं। एक्सोन्यूक्लिएज जो 2 प्रकार के होते हैं एवं एंडोन्यूक्लिएज
एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद कार्य करता है। जब यह अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम का पा जाता है, तब यह डीएनए से जुड़ता है तथा द्विकुंडलिनी की दोनों लड़ियों को शर्करा फॉस्फेट आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्रों पर काटता है। चित्र 9.1 प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट पैलिंडोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है। चित्र आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्या आप जानते हो कि पैलिंड्रोम क्या है? ये वर्णों के समूह है जिन्हें आगे व पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है। जैसे मलयालम शब्द पैलिंड्रोम और डीएनए पैलिंड्रोम में अंतर है। डीएनए में पैलिंड्रोम क्षारक युग्मों का एक ऐसा अनुक्रम होता है जो पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर दोनों लड़ियों में एक जैसे पढ़ा जाता है। उदाहरणतः निम्न अनुक्रमों 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा पढ़ने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाएगा। अगर इसे 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में पढ़ा जाए तब भी यह बात सही बैठती है। 5 प्राइम GATTC 3 प्राइम, 3 प्राइम से CTTAAG। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए लड़ी को पॉलिंड्रम स्थल के केंद्र से थोड़ी दूरी पर लेकिन विपरीत लड़ियों में 2 समान क्षारकों के बीच काटते हैं, जिसके फलस्वरूप सिरों पर एक लड़ीय भाग रह जाता है। प्रत्येक लड़ी में प्रलंबी फैलाव मिलते हैं जिन्हें चिपचिपा स्टिकी सिरा कहते हैं। 9.1 इसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह अपने पूरक कटे प्रतिरूप के साथ हाइड्रोजन आबंध यानी बॉन्ड बनाते हैं। सिरों का यह चिपचिपापन एंजाइम डीएनए लाइगेज के कार्य में सहायता प्रदान करता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के पुनर्योगज अणु बनाने में किया जाता है, जो विभिन्न स्रोतों या जीनोमों से प्राप्त डीएनए से मिलकर बना होता है। एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा कटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होते हैं, जो डीएनए लाइगेज की सहायता में से आपस में किनारे से किनारा जुड़ जाते हैं। चित्र 9.2 चलिए चित्र देख लेते हैं। 9.2 पुनर्योगज डीएनए तकनीक का आरेखीय प्रदर्शन देख लीजिए चित्र एक बार अच्छे से। चलिए भाई देख लिया है चित्र आप लोगों ने। बढ़ते हैं आगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ साथ में आप पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे कि सामान्यतः जब तक संवाहक व स्रोत डीएनए एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा नहीं काटे जाते हैं, तब तक पुनर्योगज संवाहक अणु का निर्माण नहीं हो सकता। डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। इन खंडों को एक तकनीक द्वारा अलग कर सकते हैं जिसे जैल विद्युत संचलन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। चूँकि डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित चार्जड अणु होते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम यानी आधात्री पर एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग कर सकते हैं। आजकल बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला माध्यम एगारोज है, जो समुद्री घास यानी सीवीड्स से निकाला गया एक प्राकृतिक बहुलक यानी पॉलीमर है। डीएनए खंडों को एगारोज जेल के छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं। इस कारण खंड जितने छोटे आकार के होंगे वे अधिक दूर तक जाएंगे। चित्र 9.3 देखिए और अनुमान लगाइए कि जेल के किस सिरे पर प्रतिदर्श यानी सैंपल लादा गया है। चलिए चित्र 9 पॉइंट देख लेते हैं। वही ये है चित्र 9.1, बड़ा ही सुंदर और प्यारा सा है। पृथक्कृत डीएनए खंडों को तभी देख सकते हैं जब इस डीएनए को इथिलियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित कर पराबैंगनी किरणों से अनावृत करते हैं। आप शुद्ध डीएनए खंडों को दृश्य प्रकाश में बिना अभिरंजित किए नहीं देख सकते। इथिलियम ब्रोमाइड अभिरंजित स्टेन्ड जेल को पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करने पर डीएनए की चमकील नारंगी रंग की पट्टी दिखाई पड़ती है। चित्र 9.3 डीएनए की पृथक्कृत पट्टियों को एगारोस जेल से काटकर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कर्षित यानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्षालन यानी इसूलन कहते हैं। इस तरह से शुद्ध किए गए डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए निर्माण में उपयोग किया जाता है। 9.2.2 क्लोनिंग संवाहक। आप जानते ही हैं कि प्लाज्मिड व जीवाणुभोजी जीवाणुओं
कोशिकाओं में बिना गुणसूत्रीय डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप में प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं। जीवाणु भोजियों की प्रत्येक कोशिका में काफ़ी संख्या होने से जीवाणु कोशिका में इनके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती है। कुछ प्लाज्मिड की प्रति कोशिका केवल 1 या 2 जबकि दूसरों की 15 से 100 प्रतिकृति मिलती है। इनकी संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। यदि हम विजातीय डीएनए खंड को जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सके तो इनकी संख्या को भी जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड की प्रतिकृति संख्या के समान गुणित कर सकते हैं। वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे संवाहक इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। इन्हें बाहरी डीएनए से जोड़ने व अनुप्रयोगों से पुनर्योगजों के चयन में सहायता मिलती है। संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु निम्न विशेषताओं की आवश्यकता होती है। क प्रतिकृतियों का उत्पत्ति यानी ORI का प्रारंभ। ये वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियों की शुरुआत होती है और जब कोई डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति का कर सकता है। यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। इसलिए यदि कोई लक्ष्य डीएनए की काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाहता है तो इसे ऐसे संवाहक में क्लोन करना चाहिए जिसका मूल ORI अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहयोग करता है। ख वर्ण योग्य चिन्ह। ORI के साथ संवाहक को वर्ण योग्य चिन्ह की आवश्यकता भी होती है जो अरूपांतरजों यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की पहचान कर उन्हें समाप्त करने में सहायक हो और रूपांतरजों की चयनात्मक वृद्धि होने दे। रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। आप आगे के खंडों में इस प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः एम्पेसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन जैसे प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध कोडिंग करने यानी एन्कोडिंग वाले जीन इकोलाई के लिए उपयोगी वर्ण योग्य चिन्ह माने जाते हैं। सामान्य इकोलाई कोशिकाओं में इनमें से किसी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता। चलिए भाई आप चित्र देख लीजिए एक बार। NCERT का चित्र है विद्यार्थियों, NCERT। चलिए क्लोनिंग स्थल। विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम के लिए जा रहे प्रतिबंधित एंजाइम के लिए संवाहक के रूप में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर इसके कई खंड बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को जटिल बना देते हैं। चित्र 9.4। विजातीय डीएनए का बंधन यानी लिगेशन उन दोनों प्रतिजैविकों प्रतिरोधी जीनों में से एक में स्थित प्रतिबंध स्थल पर किया जाता है। उदाहरणार्थ आप विजातीय डीएनए को संवाहक PBR332 यानी 332 में स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थल से जोड़ सकते हैं। पुनर्योगज प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी बाहरी डीएनए के निवेशन यानी इंसर्शन से प्राप्त हो जाता है, लेकिन रूपांतरज को टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका अनुपरयोगज से भी चयन कर सकते हैं। एम्पेसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करने वाले रूपांतरजों को तब टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित कर देते हैं। पुनर्योगज एम्पेसिलिन युक्त माध्यम पर तो वर्धन करेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वर्धन नहीं करेगा, लेकिन अनुपुनर्योगज दोनों ही प्रतिजैविक युक्त माध्यम पर वर्धन करेगा। इस मामले में एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों के चुनाव में सहायता करता है, जबकि दूसरा प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन विजातीय डीएनए के निवेशन से निष्क्रिय हो जाता है और पुनर्योगजों के चुनाव में सहायता करता है। प्रतिजैविकों के निष्क्रियण के कारण पुनर्योगज का चयन एक जटिल विधि है, क्योंकि इसमें 2 प्लेटों जिनमें भिन्न भिन्न प्रतिजैविक होता है पर साथ साथ प्लेटिंग की जरूरत होती है। इस कारण से वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्हों का विकास हुआ जो पुनर्योगजों को अनुपुनर्योगजों से इस आधार पर विभेद करता है। वे वर्णकोत्पादकी यानी क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में रंग पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसमें एक पुनर्योगज डीएनए को बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के कोडिंग अनुक्रम में अंतर स्थापित करते हैं, जिससे एंजाइम संश्लेषित करने वाला जीन निष्क्रिय हो जाता है, जिसे निवेशी निष्क्रियता यानी इनर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। यदि जीवाणु में प्लाज्मिड में
संसर्गिका यानी इंसर्ट नहीं होता है तब वर्णोत्पादकी पदार्थ की उपस्थिति में नीले रंग को निवह यानी कॉलोनी का निर्माण होता है। संसर्गिका की उपस्थिति में परिणाम स्वरूप बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निवेशी निष्क्रियण हो जाता है, जिससे बिना रंग वाली कॉलोनी बनती है, जिसे पुनर्योगज कॉलोनी के रूप में पहचानते हैं। पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जीनों को पादप और जंतुओं में स्थानांतरित करना हमने जीवाणुओं और विषाणुओं से सीखा। जिन्हें ये बात चिरकाल से पता थी, वे जानते थे कि सुकेंद्रक यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूपांतरण करने के लिए जीनों का कैसे उपयोग किया जाए, और वे जीवाणु तथा विषाणु जो चाहते हैं वैसा करने के लिए जीनों को बाध्य करते हैं। उदाहरणार्थ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस कई द्विबीजपत्री बीजों पौधों का रोगजनक पैथोजन है। वह डीएनए के खंड जिसे टीडीएनए कहते हैं को रूपांतरित कर सामान्य पौधों की कोशिकाओं को अर्बुद यानी ट्यूमर में रूपांतरित करता है, और ये अर्बुद कोशिकाएं रोगजनक के लिए जरूरी रसायनों का उत्पादन करते हैं। ठीक इसी तरह से जंतु कोशिकाओं में पश्च विषाणु यानी रेट्रोवायरस सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं। रोगजनकों द्वारा अपने सुकेंद्रक की परपोषी में जीन स्थानांतरण की कला को अच्छी तरह से समझकर रोगजनकों की इस विधि का उपयोग कर अच्छे संवाहक के रूप में प्रयोग कर मानव के लिए उपयोगी जीन का स्थानांतरण कर सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग संवाहक के रूप में अब रूपांतरित कर दिया गया है, जो पौधों के लिए रोगजनक नहीं है, लेकिन इसका उपयोग अपनी अभिरुचि के जीन को अनेक पौधों में रूपांतरित करने में किया जाता है। ठीक इसी तरह से पश्च विषाणु को अहानिकारक बनाकर जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है। इस तरह से जब एक जीन या डीएनए के खंड को उचित संवाहक से जोड़ दिया जाता है, तब इसे जीवाणु पौधों व जंतु परपोषी में स्थानांतरित किया जाता है, जहां यह गुणित होता रहता है। 9.2.3 सक्षम परपोषी अतिथेय यानी पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु। चूंकि डीएनए जलरागी यानी हाइड्रोफिलिक अणु है, इसलिए यह कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है। क्यों? जीवाणु को प्लाज्मिड लेने के लिए बाध्य करने से पूर्व यह आवश्यक है कि जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाया जाए। ऐसा करने के लिए पहले द्विसंयोजन यानी धनाई और डाईवैलेंट कैटायन जैसे कि कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। इससे डीएनए को जीवाणु की कोशिका भित्ति में स्थित छिद्रों से प्रवेश करने में काफ़ी सहायता मिलती है। ऐसी कोशिकाओं को पुनर्योगित डीएनए के साथ पहले बर्फ पर रखा जाता है, तब पुनर्योगित डीएनए को उन कोशिकाओं में बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस यानी ताप प्रघात पर रखा जाता है और पुनः इसे वापस बर्फ पर रखा जाता है। ऐसा करने से पुनर्योगित डीएनए जीवाणु में प्रवेश कर जाता है। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने हेतु तो केवल यही विधि नहीं है। सूक्ष्म अंतःक्षेपण यानी माइक्रो इंजेक्शन विधि में पुनर्योगित डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक के भीतर अंतःक्षेपित किया जाता है। दूसरी विधि जो पौधों के लिए उपयोगी है, कोशिकाओं पर डीएनए से विलोपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं, जिसे बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। अंतिम विधि जिसमें अहानिकारक रोगजनक संवाहक का उपयोग किया जाता है। इन संवाहकों को अब जब कोशिकाओं को संक्रमित करने दिया जाता है, तब ये पुनर्योगज डीएनए को परपोषी में स्थानांतरित कर देते हैं। आप पुनर्योगज डीएनए निर्माण के तरीकों के बारे में सीख चुके होंगे। अब उन प्रक्रमों का वर्णन करेंगे जो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में सुगम बनाते हैं। 9.3 पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी चरण विशिष्ट अनुक्रम में सम्मिलित है, जैसे डीएनए का विलगन यानी पृथक्करण, डीएनए का खंडन, डीएनए खंड का संवाहक से बंधन, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, परपोषी कोशिकाओं का माध्यम में व्यापक स्तर पर संवर्धन व वंचित उत्पाद का निष्कर्षण। अब इन सभी चरणों की थोड़ा विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। 9.3.1 आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण। याद रखें कि बिना अपवाद के सभी जीव का आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है।
अधिकांश जीवों में यह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए है। डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने के लिए यह आवश्यक है कि यह दूसरे वृहत अणुओं से मुक्त शुद्ध रूप में होना चाहिए। डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, जैसे इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए दूसरे वृहत अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन, शर्करा, बहुशर्करा लिपिड के साथ मोचित यानी रिलीज हो सके। यह तभी संभव है जब जीवाणु कोशिका पादप या जंतु ऊतक, लाइसोजाइम जीवाणु, सेलुलोज पादप कोशिका, काइटिनेज यानी कवक जैसे एंजाइम द्वारा संसाधित किए जाते हैं। आप जानते हो, जीन डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं। वह हिस्टोन जैसे प्रोटीनों के साथ गूंथे रहते हैं। आरएनए को राइबोन्यूक्लियस से उपचारित कर अलग कर सकते हैं, जबकि प्रोटीन को प्रोटीएज से उपचारित कराने के बाद अलग कर सकते हैं। दूसरे अणुओं को उचित उपचार द्वारा अलग कर सकते हैं। अंततोगत्वा द्रुत क्षितिज यानी चिल्ड इथेनॉल मिलाने से शोधित डीएनए अवक्षेपित यानी प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसे निलंबन में महीन दागों के समूह के रूप में देख सकते हैं। चित्र 9.5 देख लीजिए। चित्र 9.5 9.3.2 यानी 9.3.2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। शोधित डीएनए अणु को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उनके इष्टतम यानी ऑप्टिमम परिस्थितियों में रखने पर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पाचन संपन्न होता है। एगारोज जैल विद्युत का संचलन प्रतिबंधन एंजाइम पाचन को नियंत्रित करने के काम में आता है। डीएनए का ऋणात्मक आवेशित अणु है, इस कारण से यह धनात्मक इलेक्ट्रॉन यानी एनोड की ओर गति करता है। चित्र 9.3 यह प्रक्रम संवाहक डीएनए के साथ भी दोहराया जाता है। डीएनए के जुड़ने में कई प्रक्रम शामिल है। स्रोत डीएनए व संवाहक डीएनए को भी विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे जाने के बाद स्रोत डीएनए से कटा हुआ उपयोगी जीन तथा उसकी खाली जगह के साथ संवाहक आपस में लाइगेज द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप एक पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। 9.3.3 पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन। पीसीआर का अर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में उपक्रमकों यानी प्राइमर्स, छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं के दो समुच्चयों यानी सेट्स व डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए पात्र यानी इन विट्रो विधि द्वारा उपयोगी जीन के कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण होता है। यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइडों को उपयोग करते हुए उपकारकों को विस्तृत कर देता है। यदि डीएनए प्रतिकृति प्रक्रम कई बार दोहराया जाता है, जब डीएनए खंड को लगभग 1 अरब गुना यानी 1 बिलियन प्रवर्धित किया जा सकता है, अर्थात 1 अरब प्रतिरूपों का निर्माण होता है। यह सतत प्रवर्धन तापस्थायी यानी थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जीवाणु थर्मस एक्वेटिकस से पृथक किया गया है द्वारा किया जाता है। उच्च तापमान द्वारा प्रेरित द्विलड़ीय डीएनए के विकृतीकरण के समय भी यह हमेशा सक्रिय बना रहता है। यदि आवश्यकता पड़े तो अब प्रवर्धित खंड को संवाहक के साथ बांध कर आगे क्लोनिंग में प्रयोग कर सकते हैं। चित्र 9.6 पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर का प्रदर्शन। प्रत्येक चरण में 3 चरण हैं, देख लीजिए चित्र 9.3.4 9.3.4 पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका यानी जीव में निवेशन। बंधे हुए डीएनए को आदाता कोशिका में प्रवेश कराने की अनेक विधियां हैं। ये कार्य अब आदाता कोशिका अपने चारों तरफ स्थित डीएनए को धारण करने में सक्षम हो जाए तब किया जा सकता है। यदि पुनर्योगज डीएनए को जिसमें प्रतिजैविक उदाहरण एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी जीन स्थित होता है ई कोलाई कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाए तो परपोषी कोशिकाएं प्रतिरोधी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। यदि रूपांतरित कोशिकाओं को युक्त एगार प्लेट पर फैलाया जाता है तो केवल कोशिकाएं ही विकसित हो पाती है, जबकि अरूपांतरित आदाता कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। प्रतिरोधी जीन के कारण कोई भी एम्पिसिलिन की उपस्थिति में रूपांतरित कोशिका का चयन कर सकता है। इस मामले में प्रतिरोधी जीन को वर्ण योग्य चिन्हक कहते हैं। 9.3.5 बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। जब आप विजातीय डीएनए खंड का क्लोनिंग संवाहक में निवेश कराकर किसी भी जीवाणु, पौधा या जंतु कोशिका में स्थानांतरित करते हैं तो विजातीय डीएनए
इनमें गुणित होने लगता है। लगभग सभी पुनर्योगज प्रौद्योगिकियों का अंतिम उद्देश्य वांछित प्रोटीन का उत्पादन करना ही होता है। इसके लिए पुनर्योगज डीएनए के अभिव्यक्त होने की आवश्यकता होती है। बाहरी जीन उपयुक्त परिस्थितियों में अभिव्यक्त होते हैं। बाहरी जीन की परपोषी कोशिकाओं में अभिव्यक्ति को समझने के लिए कई तकनीकी बातों का विस्तार पूर्वक जानना जरूरी है। वांछित जीन को क्लोन करने, लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को अनुकूलतम बनाने के बाद कोई भी इनका व्यापक स्तर पर उत्पादन करने के बारे में सोच सकता है। क्या आप कोई कारण बता सकते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन क्यों आवश्यक है? यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन यानी इनकोडिंग जीन किसी विषमजात हेटेरोलोगस परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। लाभकारी क्लोनिंग जीनों को आश्रय देने वाली कोशिकाओं का छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में वर्धन किया जा सकता है। संवर्धन को वांछित प्रोटीन के निष्कर्षण में प्रयोग कर सकते हैं। वह पृथक्करण की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हुए इस प्रोटीन का शोधन करते हैं। कोशिकाओं को सतत संवर्धन तंत्र में गुणित कर सकते हैं, जिसमें उपयोग किए गए माध्यम को एक तरफ से निकालकर दूसरी तरफ से ताज़ा माध्यम को भरते हैं, ताकि कोशिकाएं अपनी क्रियात्मक रूप से सर्वाधिक सक्रिय लॉग यानी एक्सपोनेंशियल प्रावस्था में बनी रहे। यह संवर्धन विधि अधिक जैव मात्रा के उत्पादन से वांछित प्रोटीन के अधिक उत्पादन हेतु उपयोगी है। कम आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता। इन उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु बायोरिएक्टर के विकास की आवश्यकता थी, जहां संवर्धन का अधिक आयतन 100 से 1000 लीटर संशोधित किया जा सके। इस प्रकार बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं को उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप में विशिष्ट उत्पादों, वीएसटी एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। वृद्धि के लिए ये अनुकूलतम परिस्थितियां हैं तापमान, पीएच, क्रियाधार लवण, विटामिन, ऑक्सीजन। जो बायोरिएक्टर सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है वह विलोडन यानी स्टीरिंग प्रकार का है, जिसे चित्र 9.7 में दर्शाया गया है। विलोडित हॉज रिएक्टर सामान्यतः बेलनाकार होते हैं, जिनके आधार घुमावदार होने से रिएक्टर के अंदर अंतर वस्तु के मिश्रण में सहायता मिलती है। विलोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता व उसके मिश्रण का काम करते हैं। विकल्प तो हवा बुलबुले के रूप में बायोरिएक्टर में भेजी जा सकती है। यदि आप चित्र को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि रिएक्टर में एक प्रक्षोभक तंत्र यानी एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, तापक्रम नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र व प्रतिचयन प्रद्वार लगा होता है, जिससे संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। चित्र आप देख सकते हैं। 9.3.6 यानी 9.3.6 अनुप्रवाह संसाधन जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से होकर गुजरता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण व शोधन सम्मिलित है और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ संरूपित करते हैं। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण यानी फॉर्मुलेशन को चिकित्सीय परीक्षण से गुजारते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। सारांश: जैव प्रौद्योगिकी जीवधारियों, कोशिका व एंजाइमों का प्रयोग करते हुए उत्पादों व प्रक्रमों का व्यापक स्तर पर उत्पादन व विपणन करने से संबंधित है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में आनुवांशिक रूपांतरित जीवों का उपयोग तभी संभव हो पाया जब मनुष्य ने डीएनए के रसायन को परिवर्तित कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करना सीख लिया। इस प्रमुख प्रक्रम को पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी या आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, समुचित प्लाज्मिड या विषाणु संवाहक को डीएनए की पृथक करने व परपोषी जीवों में विजातीय डीएनए का स्थानांतरण, बाहरी जीन की अभिव्यक्ति, जीन उत्पाद अर्थात सक्रिय प्रोटीन का शोधन और अंत में विपणन के लिए उपयुक्त समरूपण
बनाना शामिल है। व्यापक स्तर पर उत्पादन में बायोरिएक्टर का उपयोग होता है। विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 भी पूरा कर लिया है। पुरानी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 11 हुआ करता था, लेकिन अब ये 10 हो गया है। तो न्यू एनसीईआरटी को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर अप करने की कोशिश की है। आशा है इस ये जो मैं लेके आया हूँ आपके सामने ऑडियो बुक, इसने आपकी बहुत मदद की होगी। इसके चित्रों का एक बार रिवीजन कर लीजिए आप। इसके देखो डायग्राम देख लो। डायग्राम एनसीईआरटी के जो होते हैं वो बहुत आईएमपी जैसे होते हैं, बहुत कामों में आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में सभी डायग्राम को एक बार रिपीट कर लिया करेंगे, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए डायग्राम। मोस्ट आईएमपी डायग्राम में से एक है इस चैप्टर का, जिसमें इस साल 1, PV1, बाम, H1, एंडर 3, इन सब के बारे में कभी भी आपसे नीट या बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक भी पहुंचा दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और उन्हें भी मदद मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।